आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आज का जो विषय है इस पॉडकास्ट के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर जुडिशरी एस्पिरेंट्स एंड उनके लिए ये बहुत ही मोटिवेशनल और गाइडेंस वाला पॉडकास्ट रहेगा। तो हमारे साथ आज की इस पॉडकास्ट की गेस्ट है कनोरिया स्कूल ऑफ लॉ फॉर वुमेन की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर तेजस्वी शर्मा। मैम के साथ कॉन्वर्सेशन करके हम जानेंगे उनके एक्सपीरियंस, उनकी स्ट्रैटेजीज जो उन्होंने खुद ने जुडिशरी प्रिपरेशन में दी थी और उनकी गाइडेंस। तो आज का जो हमारा विषय है मैम, वो आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशनल रहेगा एंड बहुत गाइडेड रहेगा। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी लॉ जर्नी कैसी रही है। आप जब इस आए यहाँ पे लॉ, आपने सोचा कि मैं लॉ परस्यू करूँगी एंड आप जुडिशरी की तैयारी करेंगी, तो ये आपकी पूरी जो जर्नी रही है ये कैसी रही है, क्या इनकरेज किया है आपको? Actually, my father is a lawyer, so since my childhood only, and I was fascinated by the court drama stories which Papa used to tell at home. तो मैं उनको यही बोलती थी, मैंने कहा मुझे जज बनना है। No one persuaded me to do this, but yeah, मेरा ये था कि कोर्ट ड्रामा सुन के I was like I have to go into judicial system। तो फिर जब डैडी बोलते थे कि सामने डाइस पे जज बैठता है, जज के पास में इतना पावर होता है, वो ऑर्डर्स देता है, ही हैज़ दैट पावर कि वो लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है। तो आई वॉज सो फैसिनेटेड दैट आई डिसाइडेड एंड टोल्ड माई पेरेंट्स दैट आई वॉन्ट टू परस्यू लॉ एंड आई विल बिकम अ जज। So they were like, okay, we have no problem. So in that way, I joined the law and I did my 5 years from Rajasthan University only. Thereafter, there was a rule at that time in Rajasthan Judiciary that 23 years old ही आपका जुडिशरी देख सकते हैं। और मैं जब पास आउट हुई थी आई वॉजंट 23 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम। तो मैंने फिर LLM परस्यू किया। विद माई LLM आई स्टार्टेड डूइंग माई PhD एंड जब मैं मीनवाइल अपनी उस पर्टिकुलर 23 ईयर्स का रहा मेरा, तो आई गेव द एग्ज़ाम। इन दैट एग्ज़ाम आई वेंट टिल मेंस बट couldn't clear mains only because of 2 marks, because just before my exam I got up into an accident and fractured my leg. Yeah, so after that in the next attempt I reached till interview stage. I gave my 100%, but in the end destiny definitely works in competitive exams. Yeah. So yeah, that was it. That's how much I did. मैम, जैसे बहुत सारे बच्चे 3 ईयर LLB करते हैं, कुछ 5 ईयर LLB करते हैं, जिनको एट लास्ट जज बनना होता है। जब स्टार्टिंग में होता है तो नहीं पता होता कि जुडिशरी कैसे प्रैक्टिस करे, कैसे करे और क्या क्या उसमें लेवल्स होते हैं। सी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट आपका प्रीलिम्स होता है, देन आपका मेंस होता है एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स आपका सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, जिसमें अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर ली देन आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। मेंस के अंदर में अलग अलग स्टेट में अलग अलग पेपर्स रहते हैं। अगर हम राजस्थान सेंट्रिक बात करें तो उसमें सिविल लॉ का पेपर होता है, क्रिमिनल का होता है और 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी। एंड देन आपका इंटरव्यू होता है। मेंस एंड इंटरव्यू के दोनों के नंबर डिसिसिव होते हैं आपके फाइनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए। एंड कई स्टेट्स के अंदर में सिर्फ जैसे छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपके मेंस के अंदर में जो आपका जजमेंट राइटिंग है उस पर ज़्यादा फोकस होता है। बाकी इन जनरल स्टेट्स के अंदर में आपके सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ एंड लैंग्वेज पेपर रहते हैं। कुछ जैसे MP है वहाँ पे कंप्यूटर का भी रहता है। तो इस प्रकार से 3 स्टेजेस रहती हैं जिनको क्लियर करके आप जजशिप ले सकते हैं सच। मैम, अगर हम जुडिशरी की बात कर रहे हैं तो अभी रिसेंट एक मई में ही पिछले साल 3 ईयर प्रैक्टिस रूल निकला है। तो इस डिसीजन से बहुत सारी फीमेल जो है वो खुश नहीं है, बिकॉज उनको लगता है कि फैमिली प्रेशर हमारे पे आ जाता है, मैरिज का प्रेशर आता है, तो वो इस चीज़ का अपोज कर रही हैं। तो इस रूल पे आपका क्या व्यू पॉइंट है? See, definitely because I am teaching in a women-centric college, definitely. So हमने भी बच्चों से ये बात बहुत सुनी है कि अब 3 ईयर रूल आ रहा है तो मैम फैमिली वाले 3 साल तक वेट नहीं करने देंगे, शादी करा देंगे, हम कैसे दे पाएंगे। ये बच्चों के मन में डेफिनेटली आ रही है और वो कहीं ना कहीं हायर जुडिशरी के पास में पहुंची भी है। इसी वजह से अभी वो सब जुडाइज मैटर चल रहा है, जिसकी आई थिंक अभी नेक्स्ट तारीख आपकी 20 मार्च की है। तो because it's subjudized we cannot comment on it in that way, but yeah definitely बच्चों को इससे इफेक्ट हुआ है, not only girls even boys as well, क्योंकि हम लोग आज तक ये देख के आ रहे हैं कि 21 years एज है और हम उसके बाद में 3 साल का कर रहे हैं, तो फिर 21 years एज क्यों नहीं रखी है हमने, which is definitely a factor।
क्योंकि IAS में भी तो 21 ईयर्स एज है और वहाँ पे कोई आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे, बट जुडिशरी में हम एक्सपीरियंस मांग रहे. तो या दैट्स डेफिनेटली अ थिंग, बट बिकॉज कोर्ट इज कंसिडरिंग इट, सो वेट फॉर द कोर्ट्स डिसीजन आई गेस. श्योर मैम. तो मैम जैसे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जब भी बच्चे जब फिफ्थ ईयर LLB करते हैं या फिर 3 ईयर, कि एक राइट टाइम ऑफ प्रैक्टिस क्या होता है, कब से आप अपनी जुडिशरी की प्रैक्टिस शुरू कर दो? क्या आप कॉलेज में हो तब से ही कर दो, या फिर आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद कोचिंग लो तब शुरू करो? तो आपके अकॉर्डिंग क्या बेस्ट टाइम होगा प्रिपरेशन का? सी इफ अगर आप जब डिपेंड करता है कि आपने जुडिशियल सर्विसेज में जाने का प्लान कब किया. अगर आपने लॉ में एडमिशन लेने के टाइम पे ही आपके माइंड में है कि मुझे जुडिशियल सर्विसेज में जाना है, आई वांट टू बिकम अ जज, तो आई थिंक इट वुड बी बेटर दैट फ्रॉम द डे वन you keep your mindset in that way and start learning all your law subjects in that manner only. बिकॉज अगर आप डे वन से करेंगे तो क्या है, आप जब कोर्स पढ़ रहे होंगे अपना कोई जो भी सब्जेक्ट है जो जुडिशरी के कोर्सेज के अंदर में सब्जेक्ट है, और आप उसके उसी हिसाब से नोट्स बनाएंगे, क्योंकि आप जब पढ़ रहे होते हैं आपके पास बहुत टाइम होता है. इवन फैमिली विल अलाउ यू कि यू कंटिन्यूअसली स्टडी इन केस ऑफ गर्ल्स क्लियरली, इवन इन बॉयज़ केस, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन सबसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू स्टार्ट अर्निंग. And in this fast competitive pace world, it is definitely a mandatory kind of thing. तो इसलिए I think if your decision is from day one that I want to go into judiciary, start from the very first year of your college. जो आपके लॉ सब्जेक्ट्स आ रहे हैं और अगर वो आपके जुडिशरी के कोर्स के अंदर में आते हैं तो उनको उसी दिन से उस हिसाब से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, ताकि आपके उसी समय नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे. तो जब आप फाइनल जुडिशरी की तैयारी करेंगे, जो 6 महीने आप डेडिकेटेडली देंगे, तो आपके पास बस तुम्हें स्टडी मटेरियल खुद का लिखा हुआ तैयार होगा. तो वो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आप जब अपने कॉलेज टाइम में नोट्स बनाते हैं तो आप सिर्फ बेयर एक्ट के ऊपर नहीं फोकस होते, आप 3-4 बुक रेफर करके बनाते हैं, कोरा बेयर एक्ट नहीं होता उसके अंदर. तो वो आपको लैंडमार्क जजमेंट्स, वो सब चीज़ें एनरिच नोट मिलते हैं खुद के बनाए हुए, किसी और कोचिंग के बनाए हुए नहीं. तो या आई थिंक इट वुड बी, और अगर आपने मिड ऑफ द कॉलेज, आई थिंक द डे यू डिसाइड दैट आई वांट टू बिकम अ जुडिशियल ऑफिसर, स्टार्ट फ्रॉम दैट डे इटसेल्फ. मैम अगर अब हमारे नोट्स एंड इनकी बात हो ही रही है प्रिपरेशन की, तो बहुत बच्चों को रिसोर्सेज के लेके बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अनंत नॉलेज है आजकल इंटरनेट पर, आप हर जगह देखो तो, और यूट्यूब चैनल्स स्पेसिफिकली, और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी है. डेफिनेटली. तो अगर बच्चों को और हमें ऐसे बोला जाता है कि अगर आप जुडिशरी निकाल रहे हो तो मेंस की तैयारी करो, प्री तो तुम्हारा अपने आप ही निकल जाएगा. तो इसके लिए आपका क्या एडवाइस है कि बच्चों को बेरेक्ट रेफर करनी चाहिए या फिर कोचिंग नोट्स को प्रेफर करना चाहिए? सी इस सवाल से पहले मैं आपको ये जवाब दूंगी, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड हो रहा है कि आप सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग्स के ऊपर जाएं. तो ऐसा नहीं है कि जो सेल्फ स्टडी करता है वो क्लियर नहीं कर सकता जुडिशरी, या जो सिर्फ कोचिंग कर रहा है वो ही क्लियर करता है. बिकॉज आप हर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का सक्सेस रेट उठा के देखिए, हाईएस्ट टू हाईएस्ट आप दिल्ली के अंदर इतने इंस्टीट्यूशंस हैं जुडिशरी कोचिंग के, आप उनका एक बार सक्सेस रेट उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कहीं ये बात जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा. It all totally depends on the level of motivation you have, level of consistency you are going through in your preparation. तो कोचिंग के नोट्स मैं नहीं बोलूँगी, हाँ कुछ नोट्स अच्छे मिल जाएंगे आपको डेफिनेटली, बट सेल्फ स्टडी का कोई तोड़ नहीं है. इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, द मोर यू सेल्फ स्टडी द बेटर इट इज़. रिसोर्सेज मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगी. सेल्फ स्टडी करते वक्त में आपको जैसे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, टेक द मॉक टेस्ट फ्रॉम देम. मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो आपकी जितनी प्रिपरेशन आपने अपने बेयर एक्ट से करी है उसके अंदर में कितना इफेक्ट आ रहा है वो आपको पता चलता है. तो इसलिए डेफिनेटली गो फॉर दैट रिसोर्सेज एज वेल. बट क्या हर यूट्यूब चैनल पे विश्वास ना करें तो हम ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि दे आर समवेयर डेफिनेटली अर्निंग, एंड विच इज़ नॉट रॉन्ग एट ऑल, बट हर कंसेप्ट क्लैरिटी वहाँ पे आपको नहीं मिलेगी. तो इसलिए स्टिक टू गुड बुक्स. हर सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर बुक है जो जुडिशरी के हिसाब से आप रेफ़र कर सकते हैं, तो उन बुक्स के ऊपर में आप फोकस करिए. इसके साथ में जितने भी आपके करंट लीगल अपडेट्स आ रहे हैं किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, गो थ्रू देम रिसोर्सेज से. लाइव लॉ है, बार एंड बेंच है, SEC ऑनलाइन है, इनके ऊपर में आपको डेली लीगल अपडेट्स मिल जाएंगे. तो कीप योर सेल्फ अपडेटेड एंड बुक्स के ऊपर में जाइए, बेयर एक्ट पे जाइए. एंड द
more you are with your parents, the better it is. तो मैम आई जस्ट वांट टू कंटिन्यू, तो आई थिंक आपके इससे हमें ये मिलता है कि एक बच्चा जो अगर गरीब है और अगर वो ऑनलाइन मतलब कोचिंग्स नहीं कर सकता तो वो सेल्फ स्टडी करके भी क्लियर कर सकता है. 101% आप सेल्फ स्टडी करके क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. और आपको इंटरनेट के ऊपर अगर आप मॉक में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आपको इंटरनेट रिसोर्सेज पे फ्री मॉक्स भी मिल जाते हैं. देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आपको फ्री मॉक मिल रहा है, आप उनके बेसिस पे कर सकते हो. तो आई थिंक सेल्फ स्टडी के अंदर में ये नहीं है कि सिर्फ कोचिंग से ही कुछ होगा. कोचिंग अगर आप ज्वाइन करो तो कंसिस्टेंसी के लिए कर सकते हो इफ़ यू कैन अफोर्ड, क्योंकि आजकल ऐसा नहीं कि कोचिंग्स का कोई फीस कम है. एवरी वन इज़ डेफिनेटली अर्निंग, तो उनका अपनी तरफ से सही है क्योंकि वो इतनी मेहनत दे रहे हैं आपको, तो वो कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेंगे इन द रिटर्न. दे आर नॉट रॉन्ग इन दैट वे. बट अगर आपका बजट नहीं है उस चीज़ के लिए तो आई थिंक यू कैन definitely go for the free available resources on the internet as well. Yeah. जैसे अभी आपने बोला मेंस में आंसर राइटिंग भी होती है, तो जुडिशरी में आई थिंक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आंसर राइटिंग फॉर्मेशन. Definitely. बहुत बच्चे मेंस में रह जाते हैं, तो आपकी क्या एडवाइस होगी कि मेंस कैसे क्लियर करे, कैसे अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स को और अच्छा कर सके मेंस के लिए? See, it all starts with how you read your bare acts. ठीक है, अब जब आप बेयर एक्ट पढ़ते हैं, इवन आई टेल माई स्टूडेंट दिस क्लियरली, वेन एवर यू आर रीडिंग वन प्रोविजन, उस प्रोविजन के अंदर में हमेशा ये देखिए कि वॉट दैट प्रोविजन इज टेलिंग यू. उसमें कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर होते हैं. ग्रास्प दोज आंसर, अपने उस पर्टिकुलर सेक्शन में से असेंशियल्स को ग्रास्प कीजिए और उनको अपनी लैंग्वेज इंग्लिश के साथ में जोड़ करके फ्रेम दी आंसर. स्टार्ट डूइंग दिस. सबसे बेस्ट तरीका होता है आंसर राइटिंग को परफेक्टली करने का कि यू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर टॉपिक जिसके लिए आप आंसर प्रिपेयर करना चाहते हो, उसको पूरा बेयर एक्ट में से रीड कीजिए. अगर आपने कोई नोट्स बना रखे हैं, रीड देम, देन क्लोज इट, वेट फॉर 10 to 15 minutes, ब्रिंग योर कॉपी, स्टार्ट राइटिंग एज इफ यू आर राइटिंग इन योर एग्जामिनेशन हॉल, एंड यू विल फाइंड कि आपने कितने असेंशियल पॉइंट्स डाले हैं, कितने असेंशियल पॉइंट्स नहीं डाले, एंड देन चेक इट विद योर बेयर एक्ट और विद द नोट्स विच यू आर रेफरिंग टू. तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि मेरी कहाँ कमी आ रही है. बिकॉज दिस इज़ द थंब रूल इन जुडिशरी का मेंस आंसर राइटिंग कि आपसे यदि सवाल किसी सेक्शन का पूछा गया है तो इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर यू टू राइट ऑल द सबसेक्शंस एज सच, नॉट इन द डायरेक्ट लैंग्वेज. रटाफिकेशन नहीं मैं कह रही, बट इन अ लेजिबल, इंटेलिजिबल लैंग्वेज, प्रिसाइज मैनर with all the essential pointers of that particular provision. ये एक इम्पॉर्टेंट होता है, इसी से आप आंसर राइटिंग करते हो. और आंसर राइटिंग भी ऐसे आपकी जो रहेगी, क्वेश्चंस डिफरेंट फॉर्म के आते हैं. वन आर डायरेक्ट क्वेश्चंस, वन आर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन. तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे तो आप सेक्शंस के सारे प्रोविजन उस हिसाब से लिख दीजिए. लास्ट में एक लैंडमार्क जजमेंट अगर उसमें है तो उसको मैंशन कर दीजिए, इट वुड बी सफिशिएंट. बट इफ़ इट्स अ प्रॉब्लम बेस्ड और एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन तो उसका एक फॉर्मेट अलग होता है. कई बार क्वेश्चन यस नो फॉर्मेट में होता है, तो यू स्टार्ट विद यस. अगर वो यस नो फॉर्मेट में नहीं होता तो आप उसके अंदर में 2-3 तरीके से होते हैं. आप पहले इशू बताइए, उस क्वेश्चन में क्या रेज किया गया. इशू के बाद में आप उसका प्रॉपर आंसर बताइए कि ये किस प्रोविजन से डील कर रहा है और उस प्रोविजन के कारण में इसका आंसर ये निकल के आएगा. सो आई थिंक दैट इफ़ यू फॉलो दिस टाइप ऑफ मैनर तो आपके कोई ऐसा स्कोप नहीं है कि आपका मेंस क्लियर ना हो. बिकॉज एज द मेंस नेम सजेस्ट, इट्स रियली मेन फॉर योर क्लियरिंग दी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन. तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट. एंड आप आंसर राइटिंग के लिए अलग अलग जैसे बुक्स वगैरह रहते हैं, उनको आप गो थ्रू करिए. आपको पता चलेगा कि किसी में कोई क्वेश्चन जो आ रहा है तो उसके आंसर के अंदर उन्होंने कौन कौन सा सेक्शन इसके साथ इंक्लूड किया है, तो आपको क्लैरिटी मिलता है. और एक बार अगर आप बेयर एक्ट को बहुत तरीके से रीड करना शुरू कर देते हैं तो आपको खुद अपने आप समझ में आने लग जाता है कि इस पर्टिकुलर प्रोविजन में से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है. सो दैट्स हाउ यू कैन प्रैक्टिस. हम जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो 2-3 स्टेट्स को लेके रखते हैं अपने प्रिपरेशन में, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली. तो इतना सारा सिलेबस एक स्टेट का इतना वास्ट होता है, और अगर वो 3 स्टेट्स रखे या 2 स्टेट्स रखे तो बहुत कन्फ्यूजन भी हो जाता है, बहुत मिक्सअप हो जाता है. तो ऐसे जब अलग अलग स्टेट्स आप रख रहे हो तो कैसे अपनी पढ़ाई को स्ट्रेटेजाइज करें, अपने प्रिपरेशन को? सी इन दैट सिनेरियो हम लोग क्या करते हैं, विच आई डेफिनेटली डिड एंड हैव हर्ड फ्रॉम इवन अदर फ्रेंड्स ऑफ माइन, मेक अ टेबल.
फाइंड आउट ऑल द कॉमन सब्जेक्ट इन ऑल दोज स्टेट यू आर टारगेटिंग टुगेदर। तो आपने जब एक बार कॉमन सब्जेक्ट्स की लिस्ट बना ली है तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग दोज मेजर कॉमन सब्जेक्ट्स, क्योंकि ऐसा नहीं है सिविल मेजर, क्रिमिनल मेजर, सिविल माइनर, क्रिमिनल माइनर कई स्टेट्स के सिमिलर मिल जाएंगे आपको। जैसे राजस्थान, गुजरात का सिलेबस में आपको बहुत सिमिलैरिटी मिलेगी, एमपी के सिलेबस में भी आपको कई सारे एक्ट्स मिल जाएंगे जो राजस्थान में भी है, दिल्ली एंड हरियाणा एज वेल। जैसे पहले राजस्थान में फैमिली लॉ नहीं था, अभी रिसेंट लास्ट वाले से फैमिली लॉ जुड़ा है, तो वो आपके हरियाणा में भी आता है, यूपी में भी आता है, या आपके दिल्ली में भी आता है। तो वहाँ से आपके कॉमन सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन दोज कॉमन सब्जेक्ट। और जैसे ही आपका ये चीज़ का पूल पूरा प्रिपेयर हो गया कॉमन सब्जेक्ट्स का, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इंडिविजुअल स्टेट वाइज सब्जेक्ट। और वो ज़्यादा बेटर आप पता है कब प्रिपेयर कर पाओगे, जब नोटिफिकेशन आउट होता है, क्योंकि आपको एक नोटिफिकेशन से डेफिनेटली 2 से 3 महीने का फ्रेम मिलता है। और अगर आपका पहले कॉमन सब्जेक्ट्स का मेजर पूल कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हो चुका है इन दैट वे, तो फिर आप उस माइनर पे जो फोकस करोगे और उसको साथ में साइड में रिवीजन करते जाओगे, तो आई थिंक यू आर सॉर्टेड इन दैट वे। और आप आराम से एक साथ 3 से 4 स्टेट्स को टारगेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इफ़ यू गो विद अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी इन दैट वे। मैम, जब हम एग्ज़ाम की बात करते हैं तो एक लैंग्वेज पेपर की बात जो होती है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर देते हैं या उसको बहुत लाइटली लेते हैं कि लैंग्वेज तो हो ही जाएगा। बट आई थिंक मैंने भी ऐसा सुना है कि बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर ये होते हैं लैंग्वेज के, अगर आप अच्छे से प्रेप करो तो। स्कोरिंग तो मैं नहीं, वो स्कोरिंग तो डेफिनेटली है, बट आई एम टेलिंग यू दे आर डिसिसिव फैक्टर। लैंग्वेज पेपर बहुत बड़ा डिसिसिव फैक्टर होता है आपका। अगर जैसे अगर मैं राजस्थान की बात करूँ स्पेसिफिकली, क्योंकि अभी हम जयपुर में बैठे हैं, तो जो राजस्थान के अंदर में आपकी इंग्लिश हिंदी है वो प्री में भी आता है 30 मार्क्स का, राइट। 70 मार्क्स का आपका लॉ है, 30 नंबर का है। तो अब आप ये देख लीजिए जब कट ऑफ ही आपकी 70 प्लस जा रही है जिस स्टेट में, तो वहाँ पे हिंदी इंग्लिश कितना इम्पॉर्टेंट है। तो आप जितना लॉ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं उतना ही बरोबर आप अपने लैंग्वेज पेपर्स को भी इम्पोर्टेंस देंगे, तो डेफिनेटली वो आपको एक दूसरे जो पूल ऑफ एस्पिरेंट्स है उससे एक अप देगा। तो इसलिए आई थिंक लैंग्वेज को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए कि नहीं इंग्लिश है ये तो हो जाएगा, हम इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। नो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। क्योंकि आप जब ऐसे राइटिंग करने बैठते हैं, बिकॉज दीज डेज समटाइम्स सम टॉपिक्स कम अ बिट ऑफ बीट, जो आप नहीं सोच रहे होते हो, कई बार ऐसे में भी ऐसे आ जाते हैं। तो फॉर दैट यू हैव टू रीड अ लॉट। तो उसके लिए आपको इंग्लिश पेपर्स पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, और इसके अलावा में बहुत सारे ऐसे के सेल्फ हेल्प बुक्स आते हैं, स्टार्ट डूइंग दैट। ऐसे प्रिपेयर करके रखिए, बिकॉज आई डेफिनेटली डिड दैट एंड आई स्कोर्ड रियली गुड इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। सो आई नो कि जब मैंने अपने खुद के सैम्पल प्रिपेयर किए थे, और उन सैम्पल को प्रिपेयर करने का मेरा तरीका ऐसा था कि आई यूज्ड अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक। मेन बॉडी में मैंने पूरा बॉडी नहीं लिखा उसका डेफिनेटली, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है आपके पास में। मैंने उनमें सब में पॉइंटर्स बनाए, उनके साथ उन पॉइंटर्स के साथ मैंने लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो होती हैं, बिकॉज अगर आप आज अगर एक एग्जामिनर आपका ऐसे चेक कर रहा है, दूसरे के ऐसे और आपके ऐसे में क्या अंतर देख पाएगा कि आपने लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी डाली है, क्या आपने नई स्टैटिस्टिक्स भी डाली है। इफ़ यू हैव मेंशन दैट तो वो आपको +1 और 2 मार्क्स ऊपर देगा। एंड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम इवन अ मार्जिन ऑफ 0.5 मार्क्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट टू दैट सीट यू वॉन्ट। तो फ्रॉम दैट आप अपने स्ट्रेटेजाइज करें ऐसे राइटिंग्स को, आप पहले से प्रिपेयर करके रखें, इंट्रोडक्शन, मेन बुलेट पॉइंट्स मेन बॉडी के, और एक कंक्लूजन। तो आपको आइडिया रहेगा कि आपको आगे कैसे उसको फिर फाइनल में लिखना है। बिकॉज जितना आप सिनॉप्सिस बना के अपनी तैयारी करेंगे, जितना आप ब्रैकेट्स के अंदर अपने माइंड में चीज़ों को याद करेंगे, उतना आसान आपके लिए रहेगा वहाँ पे एग्जाम में फटाफट लिखना। बिकॉज पेपर बहुत लेंथी आता है, कई बच्चों का ज़्यादातर प्रॉब्लम ये आता है कि पेपर छूट गया हमारा, बहुत लेंथी पेपर था, इतनी जल्दी कैसे कंप्लीट करते। बिकॉज यू हैवंट बीन प्रैक्टिसिंग योर आंसर राइटिंग बिफोर हैंड। इफ़ यू वर प्रैक्टिसिंग तो आपको वो पेपर बिल्कुल भी लेंथी नहीं लगेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लॉ में जैसे कहते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आपको लगता है कि जुडिशरी प्रिपरेशन में इंटर्नशिप एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, वो बहुत हेल्प करता है उस चीज़ के लिए? सी, द मोर ब्रॉडेंड योर माइंड इज द बेटर इट इज़। और इंटर्नशिप्स
प्रैक्टिकल आप ट्रेनिंग कहीं किसी चीज़ की लेते हैं, अगर आप कोई अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स अगर आप सर्टिफिकेट कोर्सेज कोई करते हैं तो वो आपको ब्रॉडन अप करते हैं माइंड को. द मोर ब्रॉडन अप माइंड, तो आप एनालिटिकली चीज़ों को समझ पाते हैं, बिकॉज आपको इन दी एंड एग्जाम में आपके जजमेंट राइटिंग का भी क्वेश्चंस आते हैं. तो जजमेंट राइटिंग में जब तक आपके पास एनालिटिकल माइंड नहीं होगा, लॉजिकल थिंकिंग नहीं होगी, तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे. सो आई थिंक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप्स इज़ वेरी मस्ट इवन फॉर केस ऑफ जुडिशरी. अगर आप सिर्फ एक बुक वॉर्म बन के रह जाओ और आप सोचो कि नहीं आई कैन डेफिनेटली क्रैक जुडिशरी, यू कैन सम वॉट, बट एक जो दूसरा इंसान जिसने इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस लिया है उससे आप डेफिनेटली एक पॉइंट नीचे रहेंगे, बिकॉज उसके पास एनालिटिकल माइंड आपसे ज़्यादा होगा. तो वो भी इंपॉर्टेंट है. प्लस इंटर्नशिप्स गिव यू अ वेरी वेरी गुड कॉन्फिडेंस which you need at the time of your interview, because you are sitting in front of a panel of judges, one academician as well. तो उनके सामने जब आप बैठते हो, वो इतने experienced लोग हैं, उन्होंने इतने cases देखे हुए हैं, तो आप उनके सामने आपका पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस. ओवर कॉन्फिडेंस वो एक सेकेंड में पहचान लेंगे एंड उसके नेगेटिव भी जाता है इफेक्ट. सो या अ गुड अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस जो आपको ट्रेनिंग से और इंटर्नशिप एक्सपीरियंस से डेफिनेटली मिलेगा. तो आई थिंक या यू शुड. अब जैसे एक जुडिशरी एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस जाता है जिसमें बहुत डेडिकेशन और बहुत कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है स्टूडेंट्स को. तो अगर मान लीजिए बच्चों का अगर नहीं हो पा रहा है या फिर किसी का ओवरवेलमिंग की वजह से अब मुझे नहीं करना या नहीं हो पाया, अटेम्प्ट खत्म ऐसा, तो क्या कौन कौन से करियर ऑप्शन इसके अलावा स्टूडेंट्स के पास होते हैं एक्सेप्ट लिटिगेशन एंड एकेडमिक, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन है जो सबको पता होता है. डेफिनेटली. तो इसके अलावा कहाँ वो जा सकते हैं जो कि न्यू है, उनको पता ही नहीं है कि आप यहाँ भी एक्सप्लोर कर सकते हो उस नॉलेज के बेसिस पे. आई थिंक नाउ जो मेट्रो सिटीज़ में बच्चे हैं दे डेफिनेटली हैव दिस नॉलेज कि अब और कौन कौन से आपके पास में ऑप्शंस हैं. तो एक तो सबसे पहला है आपका जैसे IBPS SO होता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर बैंकिंग सर्विसेज के अंदर में, आप बैंक के अंदर में लगते हो. यहाँ पे ये आई थिंक इट्स रियली गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपकी इसमें पोस्टिंग सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में होती है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं जुडिशरी करूँ, जुडिशरी में आपका गाँव में भी पोस्टिंग हो सकता है, बट IBPS में आपका सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में हो सकता है. इसके अलावा सेबी का आता है, ठीक है, RBI का खुद का स्पेशलिस्ट निकलते हैं ऑफिसर की पोस्ट. इसके अलावा में आपके PSUs अलग अलग हैं जो आपके क्लैट के थ्रू भी लेते हैं, क्लैट स्कोर के बेसिस पे. दीज आर सम रियली गुड. JLO डेफिनेटली वेरी पॉपुलर दीज डेज, एंड APP का जो पोस्ट रहता है. इसके अलावा CBI का अपना APP भी निकलता है, परमानेंट भी पोस्ट निकलता है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी निकलता है, जो आपके UPSC के फॉर्म नोटिफिकेशन के थ्रू निकलता है. तो वो भी कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप जा कर के ट्राई कर सकते हो. एंड understand this one thing, every other government department has a legal department, they have their own legal cell. So all those government department definitely need law graduates for them, और उनका रेगुलर बेसिस के ऊपर में नोटिफिकेशन आता रहता है. तो अगर आप थोड़ा सा विजिलेंट रहते हैं नई अपॉर्चुनिटीज़ को देखने के लिए तो आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा. बिकॉज JLO सिर्फ RPSC नहीं निकालता, आपका जो बिजली बोर्ड है उसका भी अलग JLO निकलता है, JDA का भी अभी जैसे JLO अलग से निकला है. तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अपने अपने जूनियर लीगल ऑफिसर्स की पोस्ट रहती है, और इसके अंदर में बहुत अच्छा एडवांसमेंट भी है करियर का, ऐसा नहीं है. तो दीज आर सम गुड प्लेटफॉर्म्स अपार्ट फ्रॉम लिटिगेशन एंड एकेडमिक्स जो कि है. इसलिए जैसे आपने खुद ने जब अपनी जुडिशरी प्रिपरेशन करी, आपने प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू तक आप गए हो, जो कि खुद में ही एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है क्योंकि बहुत बच्चे वहाँ पे जाना चाहते हैं. तो आपको क्या लगता है कि जैसे जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा आपने मतलब क्या किया, क्या एक वो डिफरेंस रहा है बाकी लोगों से कि आप उस लेवल तक पहुँचे, इंटरव्यू स्टेज तक आप पहुँचे, जो कि बाकी लोगों को, एस्पिरेंट्स को करना चाहिए, अपने प्रिपरेशन में वो चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए ताकि उनको वो स्टेज मिल सके. आई थिंक इट इज़ समथिंग यू चूज डेली. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन ऑल योर एफर्ट्स. और ये तब होता है जब आप एक प्रॉपर प्लान स्ट्रेटेजाइज करते हैं. आपका मोटिवेशन एक पॉइंट के बाद में लैक कर जाएगा, बट इट इज़ ओनली योर कंसिस्टेंसी जो आपको लॉन्ग रन तक लेकर के जाएगी. सो वेन एवर यू आर स्टडिंग यू हैव टू बी कि नहीं मुझे मेरा ये गोल है. आई थिंक व्हाट आई डिड वाज आई हैड माई टेबल इन माई रूम डेफिनेटली, और उसके साथ में मैंने मेरी वॉल के ऊपर में प्रॉपर मेरे गोल्स के हिसाब से आई पेस्टेड सम पोस्टर्स. तो वेन एवर आई वॉज लैगिंग, बिकॉज इन दिस फास्ट पेस वर्ल्ड हम सब
सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं विच कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ अर टाइम. तो बीइंग स्टूडेंट इवन एवरीवन यूज दैट. एंड तो उस चीज़ का जब मैं स्क्रॉल कर रही होती थी तो मेरे सामने मेरी वॉल होती थी कि नहीं, आई हैव दिस, आई हैव टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दिस. तो वहीं आपको एक मोटिवेशन खुद को वापस लेकर के आने के लिए हो जाता है. तो अपने लिए क्यूरेट प्लान इस तरीके से करो कि आप खुद ही खुद की प्रिपरेशन से ना भाग सको. खुद की कंसिस्टेंसी बनाने के लिए आपको खुद के लिए ही अपने प्लान को इस तरह से बनाना पड़ेगा, स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा कि आप अपने आप कंसिस्टेंटली वर्क करो. तो फॉर दैट आई डेफिनेटली ओनली फॉर कंसिस्टेंसी पर्पज आई ज्वाइंड वन कोचिंग ऑनलाइन ओनली, बिकॉज वही था उस टाइम. आई थिंक कोविड का सेकेंड एक्सटेंडेड वर्जन चल रहा था, तो आई डोंट वांट टू गो आउटसाइड एंड एवरीथिंग. तो ऑनलाइन रहा था. दैट वाज मियरली फॉर कंसिस्टेंसी कि मेरे पास में एक काम यही होगा कि नहीं, आई हैव टू अटेंड एंड देन आई विल स्टडी ऑन माई ओन. तो ये चीज़ करी मैंने तो अपने पर्सनल के लिए. बट या अगर आप कोचिंग नहीं कर सकते, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो अपना एनवायरनमेंट ऐसा रखो, अपने घर वालों के साथ बात करो सबसे पहले कि वो आपको वो एनवायरनमेंट दे कि वो आप जब पढ़ रहे हो आपको कोई डिस्टर्बेंस एज सच ना आए. एंड अपना प्लान इस तरह से क्यूरेट करो कि आप बांट दीजिए अपने सब्जेक्ट्स को. जैसे अगर मेरा मेजर है और माइनर सब्जेक्ट्स है तो मैंने आज मेजर को 2 घंटे देने हैं, माइनर को मैंने 1 घंटा देना है. तो जब आप कंसिस्टेंटली टारगेट्स लगाते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो फंक्शन इस तरह से करता है कि जब हम छोटा छोटा टारगेट पूरा करते हैं तो उसको हैप्पीनेस मिलता है, तो फिर वो और स्ट्राइव करता है और टारगेट्स पूरा करने के लिए. तो जब हम हमारे अपने आप को टारगेट्स देंगे तो हम आराम से उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे और एक पॉइंट के बाद कंसिस्टेंट हो जाएंगे. और फिर सबकॉन्शियसली हमारा ब्रेन ट्रेन हो जाता है कि हमें इसी पाथ के ऊपर चलना है. एंड द मोमेंट फिर आपको असली मोटिवेशन बूस्ट आता है जब नोटिफिकेशन आता है. एंड उसके बाद फिर आपके पास में जब पहले से एम्पली इतना तैयार मटेरियल होता है तो आप अपने आप फोकस हो जाते हैं. सो आई थिंक क्यूरेट सच प्लान, बी क्रूअल टू योर सेल्फ इन दैट वे कि आप खुद अपने प्लान से बाहर ना भाग सकें. थैंक यू फॉर दिस एडवाइस मैम. माई लास्ट क्वेश्चन वुड बी, आपकी जर्नी को रिफ्लेक्ट करते हुए कि ऐसी क्या वो एडवाइस होगी जो आप स्टूडेंट्स को दोगे जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं, कि ये चीज़ आप ज़रूर फॉलो करो क्योंकि आप खुद उस लेवल तक जा चुके थे जो आपको लगता है कि ये करने से आपका हो सकता है. I think first of all, in personally my experience, where I lacked was, I think it was confidence. Yeah, I wasn't that confident in my interview. I felt that because वो आपको खुद को एहसास हो जाता है कि आपने कहाँ लैक किया आफ्टर फेसिंग योर इंटरव्यू. तो एट दैट पॉइंट आई वॉजंट कॉन्फिडेंट बिकॉज आई वॉज अ बिट ऑफ बुक वॉर्म कि हाँ नहीं हम तैयारी कर रहे हैं. इसीलिए मैंने ये चीज़ बोली कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर डेफिनेटली हेल्प्स यू इन बूस्टिंग अप योर कॉन्फिडेंस. आप जिन जजेस के सामने बैठ रहे हो उनको एक सेकेंड लगेगा पता करने में कि आर यू कॉन्फिडेंट और अंडर कॉन्फिडेंट. कोई अपने कोर्ट में ऐसा जज नहीं चाहेगा जिसमें कॉन्फिडेंस ना हो. सेकेंडली, स्टार्ट योर मतलब आपके नोटिफिकेशन के टाइम तक आपके तैयारी, जब आप प्री दे रहे हो आपकी तैयारी इंटरव्यू तक की होनी चाहिए. अगर आपकी तैयारी पहले ही एंड पे इंटरव्यू लेवल तक की होगी तो आप 100% इंटरव्यू क्लियर करके जजशिप ले पाओगे. क्योंकि वहाँ पे आप प्री के पहले आप प्री की तैयारी कर रहे हो और प्री के बाद में अगर आप मेंस की तैयारी शुरू कर रहे हो तो बिलीव मी एक अटेम्प्ट में नहीं हो पाएगा. एंड वन एडवाइस, देखो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन डेफिनेटली बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, हर किसी की लाइफ के अपने अपने फैक्टर्स रहते हैं, उन सब पे डिपेंड करता है वो चीज़. आपका सराउंडिंग क्या है, आप कितनी एजुकेशन कहाँ से लेकर के आ रहे हो, आप कितना प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेकर के आ रहे हो. दैट ऑल डेफिनेटली हेल्प्स यू इन क्यूरेटिंग योर जुडिशरी प्लान. बट उन सब को साइड में रख के यदि आप कंसिस्टेंट हो, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो और आप आगे पहले से ही सारे स्टेजेस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आई थिंक यू कैन डेफिनेटली क्लियर योर जुडिशरी एग्जामिनेशन. थैंक यू मैम फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट एंड शेयरिंग योर लाइफ एक्सपीरियंस. आई थिंक आपकी गाइडेंस और लाइफ लेसन से बहुत जो एस्पिरेंट्स इस पॉडकास्ट को देखेंगे उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा, बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी एंड एक न्यू एक्सपीरियंस है जो कि उनको मोटिवेट करेगा. सो थैंक यू फॉर कमिंग अस. थैंक यू.